तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम सफलता, पैसे और प्यार के लिए एक भिखारी की तरह डेस्परेट हो चुके हो। तुम सोचते हो कि दिन में 15 घंटे घिसने से, पागलों की तरह हसल करने से और खुद को टॉर्चर करने से तुम कोई योद्धा बन रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अंदर से डरे हुए हो। क्योंकि जिस चीज के पीछे तुम जितना भागते हो, वह तुम्हें उतनी ही बेरहमी से दूर भागती हुई नजर आती है। नींद नहीं आ रही और तुम जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हो, तो पूरी रात करवटें बदलते रहते हो। किसी इंसान से बेतहाशा प्यार चाहिए और तुम डेस्परेट हो जाते हो, तो अक्सर वही इंसान तुम्हें इग्नोर करके किसी और के पास चला जाता है। आज तक हमें एक बहुत बड़ा झूठ बेचा गया है, कुछ पाना है तो जोर लगाओ। लेकिन न्यूरोसाइंस और लगभग 2500 साल पुरानी टाओ फिलॉसफी हमें एक बिल्कुल उल्टी बात समझाती है। कभी कभी चीजों को पाने का रास्ता उन्हें पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देना होता है। आज मैं तुम्हारे ईगो को थोड़ा हर्ट करूंगा। हम समझेंगे कि क्यों किसी चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश अक्सर उसी चीज को और बड़ा बना देती है। इसके लिए शुरुआत करते हैं एक बेहद अजीब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल वेगनर ने लोगों से कहा, अगले 5 मिनट तक आपको एक सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है। बस इतना सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या हुआ? सफेद भालू। जिस चीज के बारे में नहीं सोचना था, वही बार बार दिमाग में आने लगी। वेगनर ने इसे समझाया कि जब आप अपने दिमाग को किसी विचार से बचने का आदेश देते हैं, तो दिमाग लगातार चेक करता रहता है कि कहीं आप उसी चीज के बारे में तो नहीं सोच रहे, और इसी चेकिंग के कारण वही विचार बार बार सामने आता रहता है। यानी जिस चीज से आप भाग रहे हैं, आपका दिमाग उसी पर नजर टिकाए रखता है। यही वजह है कि जब कोई एथलीट मैदान में उतरकर सोचता है, मुझे हर हाल में आज परफेक्ट खेलना है, तो कई बार उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। हम खुद से कहते हैं, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे नर्वस नहीं होना है। लेकिन जितना हम इन इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा दिमाग उन्हें हाईलाइट करता रहता है। और यही पहला सबक है, जिस चीज से तुम लड़ते हो उसे तुम एनर्जी देते हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रिंसिपल सिर्फ हमारे दिमाग पर लागू होता है? नहीं। जब इंसानी ईगो ने प्रकृति और समाज को भी अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की, तब इसके परिणाम और भी खतरनाक हुए। और इसके लिए इतिहास हमें एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देता है, द कोबरा इफेक्ट। दिल्ली में अंग्रेजों के समय जहरीले कोबरास की संख्या बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इसका आसान सोल्यूशन है, जो भी मरा हुआ कोबरा लेकर आएगा उसे कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। शुरुआत में प्लान काम करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी को अंडर एस्टिमेट करना सरकार को भारी पड़ा। लोगों ने सोचा, अगर मरे हुए कोबरा के पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना कोबरा ही पालना शुरू कर दें। लोगों ने कोबरा ब्रीड करना शुरू कर दिया। जब सरकार को इसका पता चला तो रिवॉर्ड बंद कर दिया गया। अब जिन लोगों के पास हजारों कोबरास थे, उनके लिए उन सांपों की कोई कीमत नहीं बची थी। उन्होंने उन्हें बाहर छोड़ दिया। नतीजा, समस्या कम होने की जगह और बढ़ गई। इसे कहा गया द कोबरा इफेक्ट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो समस्या को खत्म करने की जगह उसे और बड़ा कर दे। और इतिहास में इसके जैसे और भी उदाहरण हैं। लेकिन अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इसमें इंसान ने सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और उसका परिणाम करोड़ों लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। 1968 में चीन में माओ जेडोंग ने फैसला किया कि देश की खेती को परफेक्ट बनाना है। उन्हें लगा कि चिड़ियां फसलों के बीज खा जाती हैं, तो पूरे देश में चिड़ियों को मारने का अभियान शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, चिड़ियों को मारा गया। लोगों को लगा कि उन्होंने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया, लेकिन प्रकृति किसी के कंट्रोल में नहीं होती। चिड़ियां सिर्फ बीज नहीं खाती थीं, वे उन कीड़ों को भी खाती थीं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। चिड़ियां खत्म हुईं और कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ गई। फसलों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद चीन में भयंकर अकाल पड़ा और करोड़ों लोगों की जान चली गई। यह हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम अक्सर वैसा रिएक्शन देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, चाहे वह प्रकृति हो, समाज हो या हमारा अपना दिमाग। लेकिन अब जरा इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू करके देखो। तुम खुद को बहुत बड़ा हसलर समझते हो। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन जरा सोचो, तुम खुद कर क्या रहे हो? तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, तुम उन्हें बढ़ा नहीं रहे, वे अपने आप बढ़ रहे हैं। तुम्हारी पलकों का झपकना, तुम्हारे शरीर का खाना डाइजेस्ट करना, तुम्हारे शरीर का बढ़ना, तुम्हारी सांस, इनमें से कितनी चीजें वास्तव में तुम कंट्रोल कर रहे हो? अगर सांस लेने का काम भी पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में होता, तो पता नहीं कितनी बार तुम काम के प्रेशर में सांस लेना ही भूल जाते। पेड़ अपने आप बढ़ रहे हैं, हवा अपने आप चल रही है, बारिश अपने आप हो रही है, सूरज और चांद अपने समय पर निकल रहे हैं। तुम अपनी आंखों से दुनिया देख पा रहे हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारा कंट्रोल कितना है? बहुत कम।
फिर भी इंसान का ईगो कहता है सब कुछ मुझे ही संभालना है। हमारी हालत उस छिपकली जैसी हो गई है जो छत पर उल्टी चिपकी हुई है। उसकी सहेलियां कहती हैं चल पड़ोसन की शादी में चलते हैं। वह कहती है मैं नहीं जा सकती। पूछा क्यों? कहती है मैं हटी तो छत गिर जाएगी। यही हमारा ईगो है। हमें लगता है कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक संघर्ष का जीवन और दूसरा समर्पण का जीवन। संघर्ष और ईगो के जीवन में आदमी हर समय स्ट्रेस, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में जीता है। लेकिन समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है यह स्वीकार करना कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और इसी विचार को लगभग 2500 साल पहले एक चाइनीज फिलोसोफर ने एक नाम दिया था, वू वे। यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल अलग दिशा में जाती है, क्योंकि वू वे का मतलब है बिना अनावश्यक संघर्ष के एक्शन। लेकिन आखिर बिना स्ट्रगल के एक्शन लिया कैसे जाता है? क्या इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है? बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमें टाओ फिलॉसफी के सबसे महत्वपूर्ण विचार को समझना होगा। लगभग 2500 साल पहले प्राचीन चीन में लाओ त्सु नाम के एक फिलॉसफर हुए। उन्होंने एक फिलॉसफी दी, वू वे। इसका मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन। ऐसा एक्शन जिसमें अनावश्यक मेंटल फ्रिक्शन ना हो। जब तुम कोई काम बहुत ज्यादा टेंशन, डर और प्रेशर के साथ करते हो तो तुम हर छोटी चीज को कंट्रोल करने लगते हो। तुम सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मुझे परफेक्ट करना ही है, मुझे हर हाल में जीतना है। और यही प्रेशर तुम्हारे परफॉर्मेंस के रास्ते में खड़ा हो जाता है। दुनिया के टॉप एथलीट्स, म्यूजिशियंस और क्रिएटिव लोगों के एक्सपीरियंस में अक्सर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। जब वे अपनी पीक परफॉर्मेंस में होते हैं तो उन्हें हर मूवमेंट को कॉन्शियसली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे फ्लो में चले जाते हैं। काम ऐसा महसूस होता है जैसे वे काम को फोर्स नहीं कर रहे, काम उनके थ्रू हो रहा है। यही वू वे का एक प्रैक्टिकल रूप है। जैसे नदी को देखो, नदी हर जगह सीधी नहीं बहती, वह रास्ते के हिसाब से मुड़ती है। जहां रास्ता बदलना पड़ता है वह बदल जाती है, जहां जगह मिलती है वहां आगे बढ़ती है। वह हर पत्थर से लड़कर रास्ता नहीं बनाती, वह रास्ते को समझती है और उसके अनुसार बहती है। और यही जिंदगी में भी लागू होता है। ओशो का एक बहुत खूबसूरत विचार है, अगर तुम तितली के पीछे भागोगे तो वह उड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम शांत होकर एक सुंदर बगीचा बनाओगे तो सैकड़ों तितलियां खुद तुम्हारे पास आ सकती हैं। यही फर्क है चेसिंग और बिकमिंग में। जब तुम सफलता के पीछे डेस्परेट होकर भागते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सक्सेस पर होता है। लेकिन जब तुम उस काम को बेहतर बनाने में लग जाते हो जो सफलता तक ले जा सकता है, तो तुम्हारा ध्यान प्रोसेस पर आ जाता है और प्रोसेस में ही मास्टरी पैदा होती है। इसी बात को टाओ फिलॉसफी की एक बहुत सुंदर कहानी समझाती है। एक लकड़हारा था छिंग। उसने लकड़ी से एक ऐसा सुंदर बेल स्टैंड बनाया कि उसे देखकर राजा भी हैरान रह गया। राजा ने पूछा, तुमने इसे इतना सुंदर कैसे बनाया? छिंग ने कहा, मेरे पास कोई जादुई टेक्निक नहीं है। जब मैंने इसे बनाने का फैसला किया तो पहले मैंने अपने दिमाग को शांत किया। मैंने कुछ दिनों तक पैसे और रिवॉर्ड के बारे में सोचना छोड़ दिया। फिर मैंने तारीफ और क्रिटिसिज्म की चिंता भी छोड़ दी। कुछ समय बाद मैं खुद को भी भूल गया। मैं जंगल गया और पेड़ों को देखने लगा। जब मुझे वह पेड़ मिला जिसमें वह स्ट्रक्चर छिपा हुआ दिखाई दिया, तब मैंने बस उस लकड़ी से बाकी चीजें हटा दी। उसका मतलब यह नहीं कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसने किया, लेकिन उसने अपने ईगो को बीच में नहीं आने दिया। आज हम अक्सर इसके उलट करते हैं। हम काम शुरू करने से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, कितने व्यूज आएंगे, कितने पैसे मिलेंगे, लोग तारीफ करेंगे या नहीं। और धीरे धीरे हमारा काम हमारे लिए नहीं, दूसरों के अप्रूवल के लिए होने लगता है। यही चीज हमारी क्रिएटिविटी को दबा देती है। लेकिन जब ईगो पीछे हटता है तो कई बार क्रिएटिविटी खुद सामने आने लगती है। इसीलिए कई महान आइडियाज हमें उस समय आते हैं जब हम उन्हें फोर्स नहीं कर रहे होते। नहाते समय, टहलते समय, आराम करते समय, क्योंकि दिमाग को भी खाली जगह चाहिए। एक और बड़ा सवाल है, अगर परफेक्शन और कंट्रोल ही हमारी प्रॉब्लम है तो क्या हमें अपने आप को बदलने की कोशिश भी छोड़ देनी चाहिए? इसका जवाब टाओ फिलॉसफी से आगे बढ़कर मॉडर्न साइकोलॉजी में मिलता है। टाओ ते चिंग का एक बहुत गहरा विचार है, जब दुनिया किसी चीज को सुंदर मान लेती है, उसी पल बदसूरती का विचार पैदा हो जाता है। जब हम किसी चीज को अच्छा कहते हैं, उसी पल बुराई का कॉन्सेप्ट भी पैदा हो जाता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। हो सकता है कल तक तुम अपनी जिंदगी से ठीक ठाक खुश थे, तुम्हारा घर ठीक था, तुम्हारा रिश्ता ठीक था, तुम्हारी इनकम ठीक थी। फिर तुमने सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखी, ड्रीम हाउस, परफेक्ट रिलेशनशिप, लग्जरी लाइफस्टाइल, और अचानक तुम्हारी अपनी जिंदगी तुम्हें अधूरी लगने लगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में परफेक्शन की एक तस्वीर बना ली और फिर अपनी रियल लाइफ को उस इमेजिनरी पिक्चर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। यही कंपैरिजन दुख पैदा करता है। हम खुद पर भी यही करते हैं। मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, आज से मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे हर दिन परफेक्ट होना है, मुझे कभी गुस्सा नहीं करना, मुझे कभी दुखी नहीं होना।
और जैसे ही हम इन रूल्स को तोड़ते हैं, हम खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन फिलोसोफर जीडू कृष्णमूर्ति ने एक अलग रास्ता बताया, चॉइसलेस अवेयरनेस, मतलब बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। अपने थॉट्स को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपनी कमजोरी को देखो, लेकिन तुरंत उसे अच्छा या बुरा मत बनाओ। बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तुम किसी आदत से लगातार लड़ते हो तो वह आदत तुम्हारे दिमाग का बड़ा हिस्सा घेर लेती है। लेकिन जब तुम उसे बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो तुम्हें उसके पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं और अवेयरनेस के साथ चेंज धीरे धीरे आने लगता है। इसलिए अगर तुम्हें खुद को बदलना है तो खुद से युद्ध करना बंद करो। अपनी कमजोरी को पहचानो, लेकिन उससे नफरत मत करो। अपनी गलती को स्वीकार करो, लेकिन खुद को यूजलेस मत समझो। यही सरेंडर है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब रियलिटी को वैसा स्वीकार करना है जैसी वह है। तुम हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, और तुम परफेक्ट भी नहीं हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचो कितना भारी होता है हर वक्त खुद को प्रूव करना कि मैं कितना डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितना बेहतर हूँ। जब तुम ये साबित करना बंद कर देते हो तो तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है तो एक पल के लिए रुकना। शायद तुम नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हो, शायद तुम्हें और ताकत लगाने की नहीं, डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब अगले पार्ट में छिपा है। तुम्हारा अपना व्हाइट बेयर आखिर है क्या? तुम्हारी जिंदगी का वो व्हाइट बेयर क्या है? वह कौन सी बात है? वह कौन सा इंसान है? वह कौन सा डर है जिसे तुम जितना भूलने की कोशिश करते हो वह उतना ही तुम्हारे दिमाग में वापस आता है? शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई है, और शायद इसका सॉल्यूशन लड़ना नहीं है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपने थॉट्स से लड़ना बंद करो, उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो हर समय सक्सेस का पीछा करना बंद करो। उस काम में इतना डूब जाओ कि सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट बन जाए। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश मत करो। उठो, कुछ पढ़ो, शांत बैठो, अपनी थकान को महसूस करो, नींद को फोर्स मत करो। और अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहता है तो हर कीमत पर उसे पकड़कर मत रखो। दरवाजा खोल दो, उसे जाने दो। जो सच में तुम्हारा है उसे हर समय पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जिंदगी को एक युद्ध समझ लिया है जिसे हमें हर हाल में जीतना है। हर पल एक कंपटीशन, हर पल एक स्ट्रगल, हर पल खुद को प्रूव करने की कोशिश। लेकिन जिंदगी शायद युद्ध नहीं है, जिंदगी एक म्यूजिक है, एक डांस है। जब तुम डांस करते हो तो तुम्हारा मकसद ये नहीं होता कि गाना जल्दी खत्म हो जाए, तुम बस म्यूजिक के साथ फ्लो करते हो। तो आज अपनी कंट्रोल की बीमारी को थोड़ा छोड़ दो, एक गहरी सांस लो, अपने कंधों को रिलैक्स करो। हर चीज का जवाब आज ही ढूंढने की कोशिश मत करो। जिंदगी कोई मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है जिसे तुम्हें बैठकर सॉल्व करना है। जिंदगी एक एक्सपीरियंस है जिसे तुम्हें जीना है। नदी बह रही है, हर समय किनारे को पकड़कर मत लटके रहो। कभी हाथ ढीले छोड़कर देखो कि पानी तुम्हें कहाँ ले जाता है। हम जिंदगी को चेस बोर्ड समझकर हर चाल कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कई बार सामने कोई ओपोनेंट होता ही नहीं, हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। इसलिए अपनी वह मुट्ठी खोल दो जिसे तुमने जिंदगी को पकड़ने के लिए कसकर बंद कर रखा है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर चीज को फोर्स मत करो। कुछ चीजों को होने दो, कुछ लोगों को जाने दो, कुछ थॉट्स को आने जाने दो, और कुछ रास्तों को खुद खुलने दो। क्योंकि जिंदगी को पकड़कर रखने से जिंदगी तुम्हारी नहीं होती, जिंदगी को जीने से होती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ अपने ईगो के खिलाफ लड़ रहा हूं? क्योंकि ताकत लगाना और संघर्ष करना दो अलग चीजें हैं। सही दिशा में लगाई गई ताकत तुम्हें थकाएगी जरूर, लेकिन अंदर से तोड़ेगी नहीं। गलत दिशा में किया गया संघर्ष तुम्हें खाली कर देगा। इसलिए आज से हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर पूरी ईमानदारी से काम करो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। यही सरेंडर है, यही वू वे है, और शायद यही जिंदगी को हल्का जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज का सोल्यूशन अभी चाहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगले महीने क्या होगा, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमें छोड़कर जाएगा, हम कितना पैसा कमाएंगे, हम कब सक्सेसफुल होंगे, हमारी जिंदगी कब परफेक्ट होगी। और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग बेचैन होने लगता है। लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी के अगले 10 साल पहले से पता होने चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें हर चीज पहले से पता होती तो जिंदगी में सरप्राइज नाम की कोई चीज नहीं बचती। एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में डालते हो तो अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता। वह पहले अंधेरे में रहता है, नीचे जड़ें बनाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है।
तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार तुम्हें लगता है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन शायद तुम्हारी रूट्स बन रही हैं। शायद जिंदगी तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रही है जिसे तुम अभी देख भी नहीं पा रहे। हमारी सबसे बड़ी इम्पेशंस यही है कि हम हर प्रोसेस का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। आज मेहनत की, आज ही रिजल्ट चाहिए। आज किसी से प्यार किया, आज ही उसी लेवल का प्यार वापस चाहिए। आज डिसीजन लिया, आज ही जिंदगी बदलनी चाहिए। लेकिन प्रकृति ऐसा काम नहीं करती। सूरज भी एक दिन में जंगल नहीं उगाता, बारिश भी एक बूंद में नदी नहीं बनाती। हर बड़ी चीज छोटे छोटे इनविजिबल स्टेप्स से बनती है। इसलिए अगर जिंदगी इस समय स्लो लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी गलत डायरेक्शन में जा रही है। कभी कभी स्लो होना भी प्रोग्रेस का हिस्सा होता है, और यही वह जगह है जहां हमें कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सीखना पड़ता है। ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ मत करो। तुम अपना काम करो, अपनी पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन हर 5 मिनट में रिजल्ट को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश मत करो। बीज बोने के बाद बार बार मिट्टी हटाकर यह देखने लगोगे कि जड़ निकली या नहीं, तो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसे समय देना पड़ेगा। तुम्हें भी खुद को समय देना पड़ेगा। और शायद जिंदगी का अगला बड़ा लेसन यही है, हर चीज को पकड़कर रखने से ग्रोथ नहीं होती। कई बार ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम चीजों को थोड़ा स्पेस देते हो। जरा अपनी जिंदगी के उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने खोने के डर से बहुत ज्यादा पकड़ कर रखा। बार बार मैसेज, बार बार रीएश्योरेंस, बार बार पूछना, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तुम बदल तो नहीं जाओगे, तुम किसी और को पसंद तो नहीं करते। और धीरे धीरे प्यार कनेक्शन नहीं रहता, वह फियर बन जाता है। तुम इंसान को प्यार नहीं कर रहे होते, तुम उसे खोने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हो। और यही डेस्परेशन रिलेशनशिप को भारी बना देती है। प्यार का मतलब किसी को कैद करना नहीं है। प्यार का मतलब है किसी को स्पेस देना और फिर भी कनेक्शन महसूस करना। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसे मजबूर कर रहे हो, तो वह वास्तव में तुम्हारे साथ है ही नहीं। और अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो हर पल उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात सक्सेस पर भी लागू होती है। तुम सक्सेस को जितना ज्यादा अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, उतना ही फेलियर का डर बढ़ता जाता है। फिर हर छोटा सेटबैक तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की हार लगने लगता है। एक वीडियो कम व्यूज ले आई, मैं फेल हो गया। एक बिजनेस नहीं चला, मैं फेलियर हूं। किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मैं इनफ नहीं हूं। लेकिन एक घटना तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं होती। तुम अपने रिजल्ट नहीं हो, तुम वह इंसान हो जो रिजल्ट के बाद भी खड़ा हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को एक सिंगल आउटकम के साथ मत बांधो। आज सक्सेसफुल नहीं हो, ठीक है, आज फिर काम करो। आज कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, ठीक है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। आज चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई, ठीक है, कल फिर कोशिश करो। हर चीज को पर्सनल बनाना बंद करो। कभी कभी रिजेक्शन सिर्फ रिजेक्शन होता है, कभी फेलियर सिर्फ फीडबैक होता है, और कभी डिले सिर्फ डिले होता है। हम अपने दिमाग में हर छोटी घटना की कहानी बना लेते हैं और फिर उसी कहानी के अंदर दुखी होते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ तुम्हारे हिसाब से ना हो, तुरंत ये मत पूछना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बस पूछना, इस सिचुएशन में अगला सही कदम क्या है। बस, पूरी जिंदगी का जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ अगला कदम चाहिए। यही एफर्टलेस एक्शन है। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बिना पूरी सीढ़ी को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश किए। क्योंकि जिंदगी एक सीढ़ी है जिसे तुम ऊपर से देखकर नहीं चढ़ते, तुम एक एक स्टेप लेकर चढ़ते हो। और जब तुम हर चीज को अभी समझने की जिद छोड़ देते हो, तब जिंदगी थोड़ी हल्की महसूस होने लगती है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है। कंट्रोल छोड़ने के बाद करना क्या है? खाली बैठना नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें तुम्हारा एक्शन तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी से निकलता हो। यही आखिरी लेसन है। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या मेहनत करना गलत है? नहीं। क्या एम्बिशन गलत है? नहीं। क्या सक्सेस चाहना गलत है? बिल्कुल नहीं। गलती तब शुरू होती है जब तुम्हारी मेहनत डेस्परेशन बन जाती है, जब तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, जब सक्सेस के बिना तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। तुम्हें सपने देखने हैं, लेकिन अपने वर्तमान से नफरत करके नहीं। तुम्हें पैसा कमाना है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ पैसे के रिजल्ट से मेजर करके नहीं। तुम्हें प्यार करना है, लेकिन किसी इंसान को अपनी जिंदगी की ऑक्सीजन बनाकर नहीं। याद रखो, एफर्ट और स्ट्रगल एक चीज नहीं है। एफर्ट मतलब सही दिशा में एनर्जी लगाना, स्ट्रगल मतलब गलत दिशा में एनर्जी खर्च करना। तुम नदी के साथ तैर रहे हो तो तुम्हें एफर्ट लगेगा, लेकिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और अगर तुम नदी के बिल्कुल खिलाफ तैर रहे हो, तो तुम्हारी पूरी ताकत सिर्फ सरवाइव करने में चली जाएगी। यही फर्क अपनी जिंदगी में पहचानना है। जहां मेहनत के बाद ग्रोथ है, वहां मेहनत करो। जहां मेहनत के बाद सिर्फ एंग्जाइटी, फियर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, वहां रुककर डायरेक्शन देखो। शायद प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, शायद प्रॉब्लम उस दिशा में है। और जब कभी जिंदगी बहुत भारी लगे तो 3 चीजें याद रखना।
पहली, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाओ। दूसरी, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। और तीसरी, हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को समय चाहिए, कुछ रिश्तों को स्पेस चाहिए, कुछ ड्रीम्स को पेशेंस चाहिए और कुछ वुंड्स को सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। तुम्हें हर थॉट को रोकना नहीं है, हर इमोशन को बदलना नहीं है, हर इंसान को अपने हिसाब से चलाना नहीं है, हर सिचुएशन को परफेक्ट बनाना नहीं है। बस ऑब्जर्व करो, समझो, जहां एक्शन जरूरी है वहां एक्शन लो और जहां सिर्फ ईगो लड़ रहा है वहां हाथ छोड़ दो। यही सरेंडर है, यही वू वही है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। तुम्हें हर समय जिंदगी को धक्का देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हें बस रास्ते से हटना होता है ताकि जिंदगी खुद अपना रास्ता बना सके। तो आज एक बार अपनी मुट्ठी खोलो, अपने कंधे रिलैक्स करो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मुझे हर चीज कंट्रोल नहीं करनी, मुझे हर चीज समझनी नहीं, मुझे हर चीज साबित नहीं करनी, मुझे बस अपना अगला सही कदम लेना है, बाकी जिंदगी को अपना काम करने देना है। क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम कब कंट्रोल छोड़ना जानते हो। नदी बह रही है, उसे बहने दो। जिंदगी चल रही है, उसे जीने दो। और जो तुम्हारे रास्ते में आना है उसे आने दो, जो जाना है उसे जाने दो। क्योंकि जिंदगी को पकड़कर रखने से तुम जिंदगी नहीं जीते, उसे महसूस करके, स्वीकार करके और उसके फ्लो में चलकर जीते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।